चलिए, आज फोटोशॉप की क्लास में हम नया कमांड देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है ब्लर कमांड। ब्लर कमांड जो है काम आता है इमेज में जहां पर भी डस्ट या स्क्रैचेस वगैरह आई हुई हों, तो उनको सॉफ्ट करने के लिए काम में आता है ब्लर टूल। अब जैसे ये हम इमेज हमारे पास ओपन है, इसमें स्कैन इमेज की वजह से क्या हो रहा है, ये लाइनिंग फोटो की जो डिटेल है वो आ गई है। तो इनको हम कर सकते हैं। कईयों की क्या होता है, रिंकल्स या जो स्पॉट्स होते हैं फेस पे, दाग धब्बे होते हैं, पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी हम उस टूल से, ब्लर टूल की हेल्प से सॉफ्ट कर सकते हैं, धुंधला कर सकते हैं स्किन पर। ये ध्यान रखना है कि जब हम ब्लर टूल यूज कर रहे हो तो आंखों पर इसको ना यूज करें, नहीं तो क्या होगा, फोटो में इटसेल्फ दिखेगा, आउट ऑफ फोकस इमेज दिखने लग जाएगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे ये एक स्पॉट बना रखा है, इन्होंने एक ड्रॉप बना रखी है, तो धुंधला करने के लिए ब्लर टूल को यूज करेंगे। ब्रश को बड़ा करना हो तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी हेल्प से हम बड़ा कर सकते हैं। और एक चीज ये है कि जब हम कोई भी टूल लेते हैं तो टूल की जगह प्लस का साइन आता है फोटोशॉप में, और टूल का जो टिप है वो छोटा बड़ा होता है, वह दिखता ही नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि कैप्स लॉक हमारा ऑन होता है, उस कंडीशन में नहीं दिखता। देखिए मैंने कैप्स लॉक जैसे ही ऑफ किया कीबोर्ड से, तो हमारा जो टूल का जो टिप है वो दिखने लग गया कि आपने कितना उसका टिप का साइज बड़ा किया है, कितना छोटा किया है। जैसे ही मैं ये कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, वो प्लस का साइन बन जाएगा, ये इस तरह से साइन आ जाएगा। अब इससे हमें पता नहीं लगेगा क्योंकि हम जो टूल बड़ा कर रहे हैं, टिप वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पता नहीं लगेगा कितना साइज हो रहा है। तो कैप्स लॉक ऑफ करें जब भी फोटोशॉप में काम करें, जिससे कि हमें जो टूल ले रहे हैं, जैसे मैंने पेन टूल लिया तो पेन टूल दिखाएगा, लासो टूल लिया तो लासो टूल दिखाएगा, मैग्नेटिक लासो टूल लिया तो मैग्नेटिक दिखाएगा, ब्रश टूल लिया तो ब्रश दिखाएगा, इस तरह से टिप्स दिखाएगा उसकी। अदरवाइज ये सिखाएगा, आप चाहे कुछ भी लो, मैग्नेटिक लो, लासो लो, ब्रश टूल लो, कुछ भी लो, आप नहीं दिखाएगा, ये प्लस साइन ही दिखाएगा। तो कैप्स लॉक ऑफ रख के काम करोगे तो फोटोशॉप के जो टूल बॉक्स में जो टूल्स हैं, जो भी आप टूल ले रहे हो, उनकी टिप को ये शो करेगा जैसा वो हमने टूल लिया वैसे। ठीक है, तो अब मैंने लिया है ब्लर टूल। यहाँ से ब्लर टूल का शॉर्टकट है आर है, वैसे यहाँ पे इन्होंने साइन नहीं कर रखा है, ब्लर टूल। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो एजेस है, इन एजेस को अभी जैसे इसके अंदर तो चेहरा बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन है, तो हमें वो जो है ब्लर का इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। फिर भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे यहाँ इसके जो ड्रेस पर है, इसको ब्लर टूल को मैं फिल करता हूँ ऐसे, तो ये सॉफ्ट करता जाएगा कलर को, नहीं पता लगेगा क्योंकि इसमें ये जो व्हाइट कलर, ये जो स्ट्रिप्स आ रही हैं, फोटो की डिटेल आ रही है, बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा है। हम मैं इसको आंख पे लगा के दिखाता हूँ कि भी क्या रोल है। इसको मैंने दबाया रखा लेफ्ट बटन को और चलाता गया, इसमें एजेस सॉफ्ट कर देंगे। यहाँ पर दे रखा है इसका सैचुरेशन लेवल, स्ट्रेंथ दे रखी है, यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे इसकी ब्लरनेस की, तो थोड़ा और ज्यादा होने लग जाएगा, एजेस और ज्यादा स्मूथ होने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सैचुरेशन के बजाय मैं इसको कर लेता हूँ नॉर्मल ब्रश, तो इसमें एजेस को ये देखो धुंधला कर रहा है, ये बढ़ा दिया मैंने, स्किन को सॉफ्ट कर देगा ये देखो। तो जो शादी की फोटोज आप देखते हो ना, उनमें क्या होता है, ये एकदम स्मूथ स्किन दिखाई देती है, तो वो इसी का यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लगइन यूज करते हैं। उस प्लगइन में होता क्या है, यही ब्लर का ही कमांड सेट किया हुआ होता है, कुछ स्टेप्स उसके सेट किए हुए होते हैं लेवल, और इस तरह से इमेज को एकदम स्मूथ ऐसा कर देता है। तो अगर उसको मैं आंख पे चलाता हूँ, देखो हो गया आउट ऑफ फोकस। इसलिए इसको आईज पर यूज नहीं करना है, स्किन पर यूज करना है। डस्टी एरिया अगर दिखाई दे रहा है या स्कैनिंग की वजह से जो है काफी शार्प उसके एजेस और डॉट्स दिखने लग गए हैं, तो उनको आप ऑयली टाइप कर सकते हो, ऐसे स्मूथ कर सकते हो। देखो आप कितना चिकनी इसमें स्किन हो गई है, ये इसका रोल है। कईयों को भी इमेजेस जो होती हैं, जैसे उसमें पिंपल्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऐसी कोई इमेज डाउनलोड की हुई होगी, हाँ ये जैसे ये इमेज है, हालांकि वो स्पॉट हीलिंग के वगैरह के लिए निकाल के रखी हुई है, फिर भी हम इसके अंदर यहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं, तो इस ब्लर टूल को हम यूज कर सकते हैं। ये जो स्किन के जो ये पोर्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में दिखने लग जाते हैं, इनको करने के लिए। बाकी इनके लिए तो हमारे पास हीलिंग टूल है ही है, स्टैंपिंग टूल है ही है, तो इसमें हम ये चीज यूज नहीं करेंगे।
तो मैं क्या करता हूँ कि हीलिंग या स्टैंपिंग से इसको जो है ये इरेज कर देता हूँ, यहाँ से ये मैं रीटच कर देता हूँ। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से हम प्रॉपर स्किन इसके आसपास की ही उठाएंगे जो इससे मैच कर रही हो, इस प्रकार से हम इसको हील कर देंगे। ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, ये क्लोनिंग का काम है। तो अभी कॉपी पेस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपेसिटी हमने दे रखी है। इस ओपेसिटी को मैं 100% कर देता हूँ। 100% करने के बाद में मैं जब इसको कॉपी करता हूँ तो एज इट इज यहाँ से यूं की स्किन को उठा के पेस्ट कर देगा ये देखिए। और उससे पहले मेरे को 2-3 बार करना पड़ा था क्योंकि 50% 40% ट्रांसपेरेंसी लेवल ले रखा था। तो ये होती है रीटचिंग करना। अब हमने ये रीटचिंग तो कर दिया, लेकिन स्किन के अंदर जो ये डिटेल आ रही है, जैसे हल्के हल्के देखो रोए दिख रहे हैं बालों के, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, प्रिंट में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं जैसे यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लर टूल यूज कर सकते हो। मैं जैसे ये एक बार रिटच कर लेता हूँ, ऑल्ट कैन लेफ्ट क्लिक से मैंने ये किया। अब मैं यहाँ से यूज करता हूँ ब्लर टूल। ब्लर टूल का स्ट्रेंथ मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, स्ट्रेंथ 75% कर देते हैं। कलर इसका हम ले लेते हैं ल्यूमिनोसिटी नहीं करके नॉर्मली कलर रखते हैं, जो सेम कलर है स्किन का वही रखना है, वो ले लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ऐसे एक बार चला रहा हूँ, सॉफ्ट हो रहा है ओनली वन टाइम। अगर इस लेवल तक अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो आप ऐसे सॉफ्ट कर सकते हो। यहाँ से एज एकदम फ्यूजीनेस टाइप हो जाएगा बैकग्राउंड से। यहाँ हमें डस्ट दिख रही है ऐसा लग रहा है जैसे, तो यहाँ चला लीजिए। जो मैरिज की जो फोटो स्टूडियो फोटोग्राफ जो होती है उन पर क्या होता है, पूरी इमेज पर ये फेस पर पूरे पर ये चीज अप्लाई की हुई थी, वो प्लगइन को यूज करके करते हैं। तो हम यहाँ से विदाउट प्लगइन भी वो चीज कर सकते हैं। बेसिकली प्लगइन में भी यही इफेक्ट किया हुआ होता है, कुछ सेट ऑफ कमांड दिए हुए होते हैं जिसकी वजह से क्या है ये ब्लर इफेक्ट एक साथ एक ही स्टेप देने पर अप्लाई होता है। हमें यहाँ पे जहां जहां चाहिए वहां वहां पर इसको कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, एज पे नहीं करना है। एज का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो नाक की ये जो अंदर की जो एज दिखाई दे रही है, शार्प दिखाई दे रही है, यहां अगर मैं कर दूंगा तो ये धुंधला हो जाएगी। इस तरह से सरफेस पे करना है, एज पे नहीं करना, कभी भी ध्यान रखना। जैसे अब यहाँ ये एज बन रहा है, रिंकल आ रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मर्जअप टाइप हो जाएगा, ये फेस की डिटेल खत्म हो जाएगी। ये नहीं करना है। जहां हमको ये पोर्स जो डिटेल में दिख रहे हैं उनको हमें थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो वहां आप हमने जैसे रीटचिंग की थी उसके आसपास कर लीजिए, थोड़ा ठीक हो जाएगा। यहाँ रिटचिंग की, यहाँ इसके आसपास कर लीजिए। आंखों पे कभी नत करें, ये चीज है। तो ये हमने इफेक्ट किया। देखना चाहते हैं अंडू करके देखते हैं, विंडो मेनू में जाएंगे, हिस्ट्री पैलेट ओपन करेंगे, लास्ट कमांड पे ले आएंगे। यहाँ से हिस्ट्री पैलेट में हम जाएंगे, इसकी पैलेट की जो लास्ट पोजीशन थी, ओपनिंग की पोजीशन थी, ये इमेज था, और हमने ब्लर प्लस स्टैंपिंग टूल यूज करके ये इफेक्ट यूज किया। तो यहाँ पर भी हम जैसे थोड़ा सा ये अलग कलर दिख रहा था, इसको हम मर्ज कर देते हैं, ये सॉफ्ट कर देते हैं। तो ऐसी इमेजेस को यूज करना हो, ब्लर टूल को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। अगला टूल जो हमारा है वो है शार्पन टूल। शार्पन टूल काम आता है इमेज में शार्पनेस अप्लाई करने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास इमेज में शार्पनेस होती है, उस पर हम और शार्पनेस अप्लाई कर सकते हैं। ये ज्यादातर काम में ले जाता है ज्वेलरी टाइप इमेजेस के अंदर, जिसमें कि ईच एंड एवरी एजेस जो स्टोन का या जो भी आपने ज्वेलरी पहन रखी है उसका अगर ईच एंड एवरी डिटेल आप दिखाना चाहते हैं, वहां आप इसका शार्पनेस, तो ये क्या करता है, एजेस को शार्प करता है और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। जैसे मेरे पास ये जैसे इमेज है ज्वेलरी की, हालांकि इमेज का साइज काफी छोटा है, कंट्रोल ऑल्ट आई करके देखते हैं तो 2.5 बाई 2 इंच की इमेज है, 200 डीपीआई में। ऐसा इमेज हो जिसमें कि हम इजीली उसको देख सकें, ये ओपन करके देखते हैं ये क्या साइज की है। ये फिर भी थोड़ा कंपैरेटिव ठीक है। इसमें ऑर्नामेंट्स इसने जो पहन रखे हैं, इन ऑर्नामेंट्स को हम हाईलाइट करा सकते हैं और ज्यादा। अभी तो हाईलाइट हो रहे हैं लेकिन इससे भी अच्छा हम और हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे शार्पन टूल। एजेस को शार्प करना, इसको 1 या 2 बार ही यूज कीजिए, ज्यादा यूज नहीं करना है। जैसे मैं इसको आंखों पे लगाना चाहता हूँ, आंखें इतनी अच्छी क्लियर नहीं दिख रही, तो एक बार मैं एक बार इसको चला लूंगा, शार्पनेस आ जाएगी। जो लिप्स के जो एजेस है उनको मैं करता हूँ, आंख पे एक बार और चला देता हूँ। जो ऑर्नामेंटल ये जो चीजें हैं इसमें जो काम किया हुआ है स्टोन वगैरह का, इसको भी मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। यहाँ पे अंगूठी थोड़ी सी ब्लर्ड दिख रही है, तो इसको मैं हाईलाइट करा देता हूँ। हो गया, शार्पनेस आ गई। यहाँ पे देखिए एजेस को क्या करता है, ये शार्पन करने का काम आता है। ये देखिए यहाँ पे इस पूरे जो ऑर्नामेंटल फीचर्स जो दिखाई दे रहे हैं, इन सब पर मैं एक एक बार चला रहा हूँ, तो ये हाईलाइट कर रहा है। देखिए आप, पहले के मुकाबले इमेज में शार्पनेस आ गई,
ये इस शार्पन टूल का रोल है कि जहां जहां आपको ये एजेस हाईलाइट करने हो वहां इसको आप चला लीजिए। जैसे इसके यहाँ पे जो पगड़ी पे लगा रखा है इसको हाईलाइट कराना है तो थोड़ा सा उभर के सामने आ जाएगा, उभार दिया जाएगा एक तरह से। शार्पनेस का मतलब यही हुआ, एजेस को शार्प कर देगा, ये क्लियर हो जाएगा एक तरह से, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ज्यादा का क्या रोल है मैं बताता हूँ। कंट्रोल प्लस करता हूँ, जूम करता हूँ, यहाँ पर मैं और मैक्सिमम शार्पनेस डालना चाहता हूँ, डालता रहता हूँ, इसको ड्रैग करता रहता हूँ, इतना एकदम बिल्कुल लाइट यूज करना है, मिनिमम यूज करना है। तो हमने जो मिनिमम अभी यूज किया है इसके अंतर्गत देखते हैं, आंख पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको अंडू करता हूँ, नॉर्मल जो फोटो ओपन की थी उस मोडी मोडी पोजीशन पर आता हूँ। ये देखिए एज डल हो गए, अंगूठी पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा, लिप्स पे देखिएगा, ये जो हमने यहाँ पे जो ये गोटा पत्ती वगैरह है, ये जो ऑर्नामेंट पहन रखे हैं। लास्ट कमांड पे वापस आते हैं, एक चमक आई। ये चीज जो होती है इस शार्पन टूल से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है शार्पनेस टूल का रोल। अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे ब्लर हो चाहे शार्पन हो, तो माइन्यूटली यूज करना है, इतना यूज करना है जिससे थोड़ा सा इमेज में डिफरेंस आ जाए, सब मैक्सिमम यूज नहीं करना है। ये है इस शार्पन टूल का रोल। अब आता है स्मज टूल। ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव टूल है, डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि फोटो में हम रिंकल्स पैदा कर सकते हैं, बुढ़ा बता सकते हैं, फोटो को खराब कर सकते हैं, तहस-नहस कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं ना पहले और बाद में कि भाई ये अभी 25 साल का है, ये 65 साल का होगा तब कैसे दिखाई देगा, ऐसे भी इमेजेस करते हैं लोग बाग। तो वो हम भी कर सकते हैं इस टूल से। और कहीं पे कोई एज कम दिख रहा है तो उसको हम और बढ़ा सकते हैं। इसमें तो कुछ करने लायक है ही नहीं। कोई और इमेज। इससे हालांकि ये भी तक कोई खास नहीं है। साइज बड़ी नहीं है एक्चुअली, सारी जो है इसकी साइजें बहुत छोटी छोटी इमेजेस की। वॉलपेपर नहीं, टिफ नहीं, न्यू वॉलपेपर, क्या ओपन कर दिया मैंने, ये लेके देखते हैं ये साइज इसमें क्या है, ठीक दिख रहा था। हाँ, इस पर हम काम करके देखते हैं। स्मज टूल का वैसे काम क्या है कि कलर्स को फैला देता है, ये स्मजिंग कर देता है। जहां से भी जिस किसी एज पर भी ले जाकर के आप उसको ड्रैग करोगे तो वो कलर ये फैलाने का काम करता है। तो अभी जैसे ये थोड़ा सा टेंस्ड मोड में है तो इसको और हम टेंस्ड कर सकते हैं, यहाँ से इसकी जो है ये आगे तक बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो ये क्या करता है, कलर जहां पर भी आप क्लिक कर रहे हो वहां इसको ये इंक्रीज कर देगा। थोड़ा नाक बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया ना डिस्ट्रक्टिव रोल है इसका। तो मुस्कुरा नहीं रहा तो हल्का सा इसको ऐसे हम ऐसे हंसा सकते हैं। आंखों में थोड़ा सा खिंचाव लाना है तो ऐसे खिंचाव ला सकते हैं। फेस पर अगर हम करते हैं तो झुर्रियां बना सकते हैं इस तरह से। ब्रश को छोटा बड़ा करना होगा, थोड़ा समय लगता है, तो हम ऐसे इसको फोटो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कान की जैसे ये बड़ी नहीं है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और लेके और लेके और लेके ये कर सकते हैं। ये होता है इसका मिनिमम का तो रोल। और मैक्सिमम, अब मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ, यहाँ से इसको ये ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये है इसका स्मज टूल का रोल। यहाँ से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बिखेर दिया, बिल्कुल इसकी फोटो को खराब कर दिया। ये मोस्टली किधर काम आएगा, फोटो बिगाड़नी हो तो वहाँ काम आएगा, इसकी कोई फिक्स। हाँ, ऑयल पेंट वाला अगर आपका कोई इफेक्ट दिखाना हो इमेज पर तो आप ऐसे ऑयल पेंट साइड ऐसे कर सकते हो। देखो ऑयली हो रहा है तो वहां आप कर सकते हो। ये टूल एक तरह से डिस्ट्रक्टिव टूल है। अब यूज करना अब आपके ऊपर है कि मैं इसको कहाँ लगाऊं जिससे कि मेरा डिजायर्ड इफेक्ट आ जाए। तो उस कंडीशन में आप ऐसे टूल का यूज कर सकते हो। इसकी कोई वो नहीं है फिक्स कि भाई ये नहीं यही करेगा या ये डिस्ट्रॉय करेगा, ये तय है। अब उसको आपको देखना है कि भाई मैं इसको और अच्छे कैसे यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस तरह से किया है,
ये ऐसा कर दिया, इसको ऑयल पेंट टाइप कर दिया, इसको थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हैं। जैसे कान का ये बढ़ाना था तो बढ़ा दिया मैंने। तो बेसिकली क्या करता है, धुंधला करते हुए, थोड़ा सा ब्लर करते हुए, सॉफ्ट करते हुए कर देगा ये चीज। ये इसका रोल है, स्मज टूल। और जैसे इनको इनको अगर बिगाड़ना है तो इनको भी बिगाड़ सकते हो आप, स्मज टूल। ठीक है, और हंसाना है, और हंसा सकते हो इसको, आंखें और खोलनी है और बढ़ा सकते हो, ऐसे भूतिया कर सकते हो उसको। तो इस पे ज्यादा दिमाग में लगाओ। ये हम थोड़ा बहुत यूज करके इसको फोटो में थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, या एजेस को जहाँ पे कम दिख रहा है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये इसका रोल है। यहाँ पे हम देखे देखें भी, इसकी हमें मूछें थोड़ी सी हमें बढ़ानी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लर टूल लेंगे, स्मज टूल से इसको थोड़ा सा इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रखा है, हल्का आ रखा है, तो ये बढ़ा सकते हैं। हो गया। नाक बढ़ानी है, नाक बढ़ा दो, थोड़ा मुस्कुराना है तो मुस्कुरा लो। इसके अंदर इसकी नाक थोड़ी लंबी करके दिखानी है, ऐसे कर लो। बेसिकली डिस्ट्रक्टिव टूल है ये, किस तरह से थोड़ा बहुत यूज करके, जैसे मैंने यहाँ हल्का हल्का किया, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन बाकी जगहों पे तो ज्यादा करोगे तो लगेगा ही। ये है स्मज टूल का रोल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टूल देखते हैं, हमारे पास क्या टूल है। इसको मैं हिस्ट्री पैलेट ओपन करके सारे कमांड वापस कैंसिल कर देता हूँ। हिस्ट्री पैलेट कहाँ गया, ये रहा। सारे कमांड कैंसिल करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे ले आइए, क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। ये जो भी हमने कमांड लिए हैं वो सारे कमांड को ये कैंसिल कर देगा। ये फोटो थी और हमने इसमें यूज करके कैसा कर दिया, पता लग गया। ये है इसका रोल। और किसमें किया था, इसमें किया था, इसको बंद ही कर देता है विदाउट सेविंग, ठीक है। एक इसमें किया था, शार्पनिंग टूल का रोल किया था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल के दो मोड हैं, एक पाथ है, एक शेप है। पाथ से हम उसका कटआउट बना सकते हैं, कटआउट बनाने के बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेक्शन में। तो देखिए मुझे ये इमेज का सिर्फ ये पार्ट ही लेना है, बाकी मैं बैकग्राउंड कोई और यूज करूंगा। तो यहाँ पे जब हम पेन टूल लेते हैं, तो पेन टूल लेने के बाद में प्रॉपर्टी बार में यहाँ दिखा रहा है पाथ, एक दिखाएगा आपको शेप। तो शेप में जो डिजाइन बनाने के लिए काम में ले जाते हैं वो करेंगे। पहले हम देख लेते हैं पाथ। इस पाथ से हम क्या कर सकते हैं, जो सिलेक्शन का जो काम था वही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। कि पहले आप पाथ बना लीजिए, क्लिक क्लिक करके, जैसे पॉलीगॉन लासो टूल में बना रहे थे वैसे। जहां कहीं पर भी राउंडनेस आती है तो क्लिक करके दबाए रखो, लेफ्ट बटन को छोड़ो मत, माउस को डायरेक्शन दो, इससे क्या होगा, ये कर्व लाइन आएगी। तो इससे हम कर्वी पाथ बना सकते हैं, कर्व्ड पाथ बना सकते हैं, कर्व्ड शेप बना सकते हैं। कंट्रोल बटन से इसके एज जहां पे ये नोड बना है वहां पर इस नोड को हम एडिट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ में इसका जो डायरेक्शन हैंडल आ रहा है, दो हैंडल आते हैं इसके, एक डायरेक्शन हैंडल को बंद कर सकते हैं जिससे कि अगला क्लिक करने पर नेक्स्ट जो है स्ट्रेट लाइन आए। ये देखिए, ये मैंने किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लाके दिखाता हूँ कि अभी देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इस नोड में दो डायरेक्शन हैंडल है, देखिए मैं यदि रोटेट कर रहा हूँ तो इसका अपोजिट वाला भी हो रहा है साथ साथ में, ठीक है, हो रहा है ये चेंज। मैं चाहता हूँ नहीं, इसके अपोजिट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या नया जो मैं बनाऊं, अभी जैसे मैं नया बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करना, तो ये क्या आएगा, ये यो होते हुए आएगा। ये देखिए सीधा नहीं आएगा, मैं चाहता हूँ सीधा आए। सीधा आने के बाद में मैं अपने हिसाब से इसको कर्व करना चाहूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो ये जो डायरेक्शन हैंडल है, इस डायरेक्शन हैंडल को ऑल्ट के साथ में, ये जो मिड बटन है जहां से ये डायरेक्शन हैंडल आ रहे हैं, दोनों यहाँ से जो जनरेट हो रहे हैं, इसके मिड बटन जो है मिड पे नोड का जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑल्ट के साथ में, तो एक डायरेक्शन हैंडल हट जाएगा, दूसरा हैंडल रहेगा। दूसरे हैंडल को हम कंट्रोल के साथ में एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा बाहर लेके दिखा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे हम करेंगे अंदर की तरफ।
अब जब मैं क्लिक करता हूं तो क्या होगा, सीधी लाइन आएगी। इससे पहले कैसे आ रही थी, नहीं हटाया था तब कर्व्ड आ रही थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है पाथ टूल के अंदर कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल बटन से, ऑल्ट बटन की हेल्प से, डायरेक्शन हैंडल को यूज करते हुए हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। भाई यहाँ तक मैंने लाया और मुझे ये गोलाई जो है सिर्फ ये इस तरह से लेनी है, डायरेक्शन हैंडल पकड़ के कंट्रोल के साथ में मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मुझे इसके आगे से नया बनाना है तो आप क्लिक कीजिए, लाइन सीधी आएगी। लेफ्ट बटन दबाए रखा हुआ आपने तो ये कर्व कर सकते हो। अगली बार कर्व कैसा आएगा, यूं होते हुए आएगा। मैं जबकि क्लिक यहाँ कर रहा हूँ, सीधा आना चाहिए, लेकिन हमने डायरेक्शन हैंडल नहीं हटाया है तो क्या होगा, कैसा आएगा, यूं आएगा। तो मैं चाहता हूं नहीं, मैंने जो किया है इसका डायरेक्शन हैंडल हटाया है ताकि सीधा ले सकूं मैं। सीधा लेने के बाद में मैं दबाए दबाए रखूं और फिर मेरे हिसाब से मैं कर दूं। तो ये इस तरीके से काम, आपको अगर ये प्रैक्टिस नहीं होती तो इनिशियली आप क्लिक क्लिक करके जैसा पॉलीगॉन लासो टूल में सिलेक्शन बना रहे थे आप वैसा भी बना सकते हो, लेकिन उसमें इतनी बढ़िया वो कारीगरी नहीं होगी। लेकिन ये जो कर रहे हैं हम, इसका डायरेक्शन हम खुद तय कर रहे हैं एजेस का कर्व, तो यहाँ से परफेक्ट बनेगा ये पाथ। तो पाथ अगर परफेक्ट बन गया तो सिलेक्शन भी परफेक्ट ही बनेगा। ऑल्ट के साथ मैं लेफ्ट क्लिक करके हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने ये कर्व लिया, ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करते हुए यहाँ आता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसके जो फिंगर पे जो पेन रखा है अंगूठी का, ये सेलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट के साथ में इसको मैं क्लिक करते हुए बाकी को ऐसे ये कर्व लेता हूँ। तो ये कर्व आपसे पॉलीगोनल लासो टूल से नहीं आ पाता है और वो टूट भी जाता है बीच बीच में। इससे क्या होगा, ये कुछ नहीं टूटेगा। ये आप करते हुए बीच में कोई और फाइल ओपन करना चाहो कर सकते हो। जैसे मुझे कोई और फाइल याद आया, मेरे को ओपन करना है तो मैंने ओपन किया, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने ओपन कर लिया। वो टूटेगा नहीं। कंट्रोल टैब करके हम पीछे जाते हैं जहां पर ये जो लासो ये सिलेक्शन बना रहे थे, ये वापस आ जाएगा। आपको कंटिन्यू करना वापस यहाँ से, एक बार यहाँ लेफ्ट क्लिक कीजिए ताकि ये अलर्ट हो जाए, जो एक्टिव है वो एक्टिव हो जाए पाथ। और अगली बार मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे राउंड, फिर ऑल्ट, फिर यहाँ पे अंदर की तरफ राउंड, ऑल्ट के साथ हटाएंगे, फिर यहाँ से इसको मैं करूंगा, ऑल्ट के साथ इसको हटाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑल्ट के साथ इसको हम हटाएंगे। सॉरी, नीचे जो अलग जगह पे क्लिक होते नया बन जाएगा। ये एग्जैक्ट सेंटर पे क्लिक करना है इसके नोड के। ठीक है, ये मैंने लिया, कंट्रोल के साथ में मैं इन बिटवीन ऐसे बनाते हुए मैं एडिट भी कर सकता हूँ। ऑल्ट के साथ में मैंने ये लिया, ओके, फिर ये लिया, ऑल्ट के साथ ओके, ओके, ठीक है, ऑल्ट के साथ में मैंने ये हटा ही दिया है। अगला यहाँ, तो ऐसा नहीं है सिलेक्शन, ये पाथ बनने के बाद में हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया है, पूरा कर लूंगा, एक जगह पे गलती छोड़ देता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको सुधारना होगा तो वो कैसे करेंगे वो बता दूंगा मैं अभी आपको। पहले इसको अपन पूरा कर लेते हैं। ये देखिए ईच एंड एवरी कर्व हम इक्वली ऐसे ले पा रहे हैं। तो ये इस पाथ टूल का रोल है। तो अगली बार जब भी सिलेक्शन बनाओ तो सिलेक्शन बनाने के बजाय आप क्या करो, पाथ टूल से बना लो पहले पाथ, और उस पाथ में अगर कोई एरर, कोई गलती रह जाती है, ठीक है, मार्जिनल एरर को भी ये हम सुधार सकते हैं इसकी हेल्प से। तो अब मैंने ये पाथ बना लिया, स्टार्ट टू एंड मैंने मिला लिया। देखिए अब हमें लगता है कि कहीं पे हमने गलत किया हो तो हम इन बिटवीन जो है नहीं कर पाए हो, तो बाद में भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे, एक पर्टिकुलर नोड सेलेक्ट हो गया, इस नोड को मुझे क्या करना है, ऐसे, सॉरी माइनस हो गया क्योंकि माइनस का है, देखिए, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल के साथ में पकड़ के यहाँ नीचे लाता हूँ कि भाई ये यहाँ मुझे ये देना है, लेकिन गोलाई नहीं आई है। तो गोलाई एक तो डायरेक्शन हैंडल में है, तो वहां से एक तो गोलाई में ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, तो क्या करेंगे, प्लस, इसमें पेन टूल के अंदर एक ऑप्शन है प्लस, ऐड एंकर पॉइंट। तो मैं एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड कर देता हूँ, एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड कर देता हूँ, एक यहाँ कर देता हूँ, ये सॉरी सेलेक्ट किया, यहाँ ऐड कर देता हूँ, फिर यहाँ ऐड कर लेता हूँ, एक और यहाँ ऐड कर लेता हूँ, हो गया। यहाँ पे यहाँ के लिए भी मैं एक पहले से क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने मल्टीपल एंकर पॉइंट पूरा पाथ बनने के बाद में भी ऐड कर लिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एडिट ही करना है, कंट्रोल बटन से इसको एडिट करना है। मैं यहाँ लाऊंगा, इसको मैं थोड़ा कर्व देते हुए अंदर ऐसे डायरेक्शन हैंडल से ऐसे घुमा दूंगा, फिर इसको मैं अंदर लाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली कर्व आ ही जाएगा। बाकी मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर लूंगा, इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ, हैंडल डायरेक्शन हैंडल की हेल्प से इसका कर्व चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो है सीधा चाहिए, इधर की तरफ चाहिए, ऑल्ट के साथ में लेफ्ट क्लिक कर सकता हूँ तो हट जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं करना है, इसी को मुझे कंट्रोल के साथ करना है तो कंट्रोल के साथ कर सकता हूँ। और शिफ्ट के साथ क्या करेगा, सिर्फ एक को करेगा, ऐसे अटकते हुए करेगा ये ऐसे, ठीक है। ऑल्ट के साथ में ट्रैक करता हूँ, ओनली एक होगा, देखो
ऑल्ट के साथ क्या होगा, ओनली एक होगा। पाथ बनने के बाद, पाथ बनने से पहले तो कंट्रोल से करना होता है, ठीक है। पाथ बनने के बाद मैं ऑल्ट के साथ में एक ही डायरेक्शन हैंडल पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऑल्ट दबाया रखा हुआ है, यहाँ से एक को चेंज किया, फिर इधर आता हूँ ऑल्ट, अब मैं कंट्रोल के साथ में इसको सेंटर में लेता हूँ, ये यहाँ मैंने डायरेक्शन पॉइंट पकड़ा, इसका नोड पकड़ता हूँ। अब ये मुझे यहाँ गोलाई लेनी है, ऑल्ट के साथ में मैं इसको पकड़ के, ताकि अगर मैं ऑल्ट के साथ नहीं ले रहा हूँ तो क्या होगा, ये वाला भी चेंज होगा। देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं अब नहीं करता हूँ इसके साथ में, मैं इसको इसी करता हूँ। क्या हो रहा है, कंट्रोल से कर रहा हूँ, इसका अपोजिट वाला भी हो रहा है, जबकि मुझे इसके अपोजिट को नहीं करना है। तो मैं ऑल्ट क्लिक करके फिर दबाए रखूंगा ऑल्ट को, और फिर एक ही डायरेक्शन को मैं चेंज करूंगा। इनको तो मूव करने के लिए हम कंट्रोल ही यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्शन हैंडल को करने के लिए, इंडिविजुअल डायरेक्शन हैंडल को करने के लिए ऑल्ट की यूज की जाएगी, समझ गए। अब मैं इसको कंट्रोल की से करता हूं तो ये यहाँ आएगा, ओके। फिर इसको मैंने यहाँ तक लिया, ओके। ये पॉइंट है हमारा, इसको मैंने कंट्रोल के साथ में ये डायरेक्शन हैंडल को मैंने लिया, यहाँ ला के रखा, इसको मैं चेंज करता हूँ, ऑल्ट की के साथ में मैं इसको यूज करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, ये मैंने एडिटिंग किया। इसे कहते हैं पाथ बनने के बाद में पूरा कंप्लीटली एडिटिंग करना। ये हमारा एक परफेक्ट सिलेक्शन बनाने का तरीका है। तो अब ये सिलेक्शन कैसे बनेगा, ये तो अभी पाथ बना है। तो जब आप पाथ बना चुके हो, तो ये जो पेन टूल है ये रखा हुआ रखो, छोड़ो मत इसको, और इसको ये सिलेक्टेड ही ऑलरेडी हमारा पाथ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, पाथ के सराउंडिंग में आप अंदर की तरफ सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो सॉरी, और फिर एक ऑप्शन आएगा मेक सिलेक्शन, जो पाथ है उस पाथ को कन्वर्ट कर दे। और फेदर भी आपको ये पूछ लेगा, आप भूलोगे नहीं इसके अंदर। पहले तो क्या था, सिलेक्शन बनाते थे, कॉपी कर लेते, भूल जाते थे, फेदर देना ही, फिर वापस आते, फिर अंडू करते, फिर फेदर देना। इसमें पूछेगा कि आप सिलेक्शन बना रहे हो, कितनी फेदर चाहिए। तो इमेज का आपने पता कर रखा है 200 डीपीआई की इमेज है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2 का फेदर चाहिए इस सिलेक्शन के अंदर, परफेक्ट सिलेक्शन के अंदर। ये हो गया फेदर के साथ में सिलेक्शन तैयार, ना टूटेगा ना बिखरेगा। पूरा पाथ बना के एडिटिंग करके फिर बाद में लास्ट में ही इसको कन्वर्ट करो। अब हमारा काम क्या है, कॉपी करना है और हमें अपनी नई फाइल में इसको लेना है, तो हम इसको ले लेंगे। तो आप देखिए कंट्रोल ऑल्ट 0 करके ये देखिए परफेक्टनेस के साथ में सिलेक्शन हो गया। इसके पीछे मैं अगर कोई शेप ऐड करना चाहता हूं, कलरफुल कोई डब्बा बनाना चाहता हूं, तो यहां से लीजिए। अब चूंकि ये हमने शेप टूल लिया है तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, शेप आया। अगर मैं पेन टूल लेता तो क्या आता, पाथ आता। हमें यहाँ से पेन टूल से कोई शेप बनाना है तो शेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट करके कोई लेते हो तो शेप ही आएगा, हम इसको पाथ भी ले सकते हैं। तो मैंने ये शेप लिया, फिल इसके अंदर ब्लैक रेड है, आउटलाइन इसकी जो है वो व्हाइट आ रखी है। आउटलाइन का हम ये जो स्ट्रोक है ये नन कर देते हैं, क्योंकि मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फिल कलर चाहिए। तो मैं इसके चारों तरफ ये रेक्टेंगल से मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करता हूँ, ये दिखाने के लिए कि बैकग्राउंड में हमें कैसा दिखेगा। ये है कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम इसका अरेंज करेंगे लेयर का ऑर्डर। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर की झाई नजर आ रही है, तो वो सिलेक्शन थोड़ा सा अपना बाहर था, हल्का सा जो है बाहर था। तो ऐसे पोजीशन को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, लेयर को सेलेक्ट करेंगे। लेयर को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, F7 पैलेट देख लीजिए आप, आपकी पोजीशन क्या है, ये है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, लेयर को, लेयर मेन्यू में जाइए, मैटिंग ऑप्शन दे रखा है इसमें, डी फ्रिंज, बैकग्राउंड के साथ में फ्रीज कर दे इसके एजेस को जो बाहर आ रहे हैं वो। तो मैं डी फ्रिंज कर देता हूँ 10 पिक्सल या 15 पिक्सल्स की, गया 10-15 पिक्सल से आप इसको मर्जअप कर दो इस तरह से। तो अगर इसकी जगह कोई अगर सीनरी होती, कोई ग्राउंड होता, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड होता मल्टीपल कलर का, तब भी ये ऐसे फ्यूज करते हुए दिखाता। मैंने एक कलर लेकर के दिखाया है, आप इसकी जगह पे कोई भी सीनरी यूज कर सकते हो और उसको आप लगा सकते हो। जैसे मैंने लेना है डार्क ग्राउंड, लेना ये ले लिया मान लीजिए। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकता हूँ उसमें जाकर के, या फिर अगर हमारे पास दोनों इमेजेस खुली हुई हैं, आमने सामने दिखाई दे रही हैं, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले सकते हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से, इसको मैं ऐसे ड्रैग करूंगा, इसके साथ में कंट्रोल 0 करूंगा, फिट ऑन स्क्रीन। हालांकि हमारा इमेज बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बाद में क्रॉप करके छोटा कर सकते हैं इस वर्क एरिया को। ये मैंने लिया। अब हमने इसको क्या करना है, कंट्रोल ब्रैकेट की हेल्प से अरेंज करना है। ये शेप हम डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। अब देखिए कलर जो था, ये यूनिफॉर्म कलर जो था इसका, उसी के साथ में ये बैकग्राउंड कलर मिक्सअप सा दिख रहा है। ये इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, कंट्रोल टी से हम इसका जो है प्रोपोर्शनेट छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए हो गया।
मर्ज बैकग्राउंड के साथ में। इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टी करेंगे, इस लेयर को हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है? ये इस पाथ टूल का रोल है। अब देखो आपकी एजेस बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, कटिंग बिल्कुल क्लियर आ रही है, ये बैकग्राउंड के साथ में मर्ज होते हैं, फ्यूज होते हैं, दिख। इस तरीके से आप पाथ को कन्वर्ट करके सिलेक्शन में कॉपी पेस्ट करके ऐसा बैकग्राउंड चेंज करके कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये था पेन टूल के बारे में। पेन टूल में हमने क्या क्या देखा है, पाथ बनाना देखा है। ठीक है, अभी क्या बन रहा है, शेप बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या ले रखा है, शेप ले रखा है। इसको अगर मैं पाथ कर देता हूं तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है। एक डिफरेंस और है, वो ये है कि शेप हमेशा नई लेयर में बनाता है और पाथ उसी लेयर में बनाता है जिस लेयर में आप खड़े हो, जिस लेयर में आपकी पोजीशन है वही बनाएगा। देखिए लेयर टू कौन सा है, ये जो हमने पेस्टिंग किया, ये अगर मैं ये पाथ बना रहा हूं तो इसी पे बनेगा, कोई नई लेयर नहीं बनाएगा। लेकिन इसको मैंने कर दिया शेप में कन्वर्ट। अब जो पाथ बनेगा तो पाथ नहीं बनेगा, वो बनेगा शेप, और शेप के लिए क्या करेगा, ये नई लेयर बना लेगा। समझ गए? अब ये दिखा क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये इसके ऊपर या नीचे ऐसा कुछ है। तो कलर हमने ले रखा है, इसको मैं सबसे टॉप पे ले आता हूं, दिखाई दे गया। अगर सबसे बॉटम ले जाऊंगा तो नहीं दिखाई देगा, ऊपर लाऊंगा तो ये दिखाई दे जाएगा। हम ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट से 1 by 1 भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से स्टेप बाय स्टेप नहीं होते हुए एक ही स्टेप में अप एंड डाउन होगा ये। क्लियर? तो ये जो पेन टूल है, इस पेन टूल से हम शेप भी बना सकते हैं, पाथ भी बना सकते हैं। और पाथ बनाने का फायदा ये है कि हम उस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो हमने पाथ बनाया है, ये हमने पाथ बनाया, इस पाथ में बीच में अगर हमें नोड ऐड करने हो तो ये जो प्लस साइन है, ऐड एंकर पॉइंट, यहां हम नए एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अगर हमें एंकर पॉइंट माइनस करने हो तो यहां से हम एंकर पॉइंट को वापस माइनस भी कर सकते हैं, ये हट जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें कर्व नहीं है, हमने दिया ही नहीं है कर्व। क्यों नहीं दिया, हमने डायरेक्ट हमने बना लिया इसको बिना उसके कर्व दिए हुए। तो फिर भी हम चाहते हैं कि अब इसमें कर्व अप्लाई हो, तो नीचे लास्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल की हेल्प से जो भी नोड पर आप स्मूथनेस अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और लेफ्ट बटन दबाए रखिए, इसके डायरेक्शन हैंडल ऑन हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया कंट्रोल के साथ में ईच एंड एवरी डायरेक्शन हैंडल को हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, एक डायरेक्शन हैंडल को हम कर रहे हैं लेफ्ट वाला, तो इसके अपोजिट में राइट भी उसी प्रोपोर्शनेट में हो रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं राइट वाला अपनी जगह पर रहे लेकिन लेफ्ट वाला ही कंट्रोल हो। तो मैंने आपको बताया ऑल्ट की के साथ में हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तब देखिए दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी थी हैंडल्स की वो डिसेबल हो गई और हमने इसको ऐसे अपने हिसाब से डिजायर्ड पोजीशन पे कर्व ले लिया। मुझे थोड़ा सा नोड को आगे पीछे लेना है तो मैं कंट्रोल की से नोड को सेलेक्ट करूंगा। देखिए नोड और डायरेक्शन हैंडल में फर्क समझ लेना आप। ये जो नोड पे क्लिक करेंगे ब्लू कलर का दिखाएगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे ये भी ब्लू कलर दिखाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा साइज में होगा और जो नोड है वो थोड़ा बड़ी साइज में होगा, हल्का सा उसके कंपेरेटिव में थोड़ा सा बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये होता है ऑल्ट का, कंट्रोल का रोल। एंड ये जो हमने बनाया, क्या बनाया, ये हमने पाथ बनाया है, ये हमने पाथ बनाया है। इसको अगर हमें शेप में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाएंगे कैसे, राइट क्लिक करने पर ऑप्शन आएगा सिलेक्शन का, विदाउट फेदर। मुझे फेदर नहीं देना है क्योंकि मुझे शेप बनाना है। तो शेप कौन सा बनाना है, यही वाला इमेज का बनाना है। तो हमारी पोजीशन क्या है, लेयर 2 है। लेयर 2 में क्या है, बैकग्राउंड है। तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारा शेप बन जाएगा। पाथ से अगर शेप बनाना हो तो यही तरीका है, बैकग्राउंड में जो इमेज होगी उसको कॉपी पेस्ट कर लो सिलेक्शन बना के। फिर मैंने आपको बताया था इफेक्ट्स का जो है लेयर में कैसे ऐड करेंगे। एफएक्स जो बताया था, एम्बोजिंग हमने ऐड कर लिया। देखिए एम्बोजिंग का जो डेप्थ है वो हम कंट्रोल करेंगे। ये पाँव कौन हिला रहा है वो अपना पाँव रोके। यहां से हम इसका शेडो, इसका जो बेवल एम्बोजिंग का जो विड्थ हाइट है वो कंट्रोल करेंगे। कंटूर हम यहां से चेंज करेंगे। देखिए कलर लेना है, कलर ओवरले पे जाइए। तो कलर ओवरले पे जाएंगे तो क्या करेगा, ये इसका जो मेन जो कलर है लेयर का वो हाइड हो जाएगा। हम चाहते हैं कलर ना आए, हटा देंगे इसको हम, ये टिक मार्क। तो ये पीछे से ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके जो ब्लेंडिंग ऑप्शन जो हमने यूज कर रखे हैं, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी ले रखी होगी, नहीं ले रखी है। ओके, तो हमने जो बेवल एम्बोस दिया है उसमें हमने दे रखा है यहाँ पे
बेवल एम्बोसिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी दे रखी है, ये ब्लेंडिंग कंट्रोल की हेल्प से जो शेडो आ रहा है स्क्रीन मल्टीप्लाई 50% दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा पीछे का ग्राउंड भी दिखा रहा है। और इसका खुद का भी लेयर का जो खुद का जो ग्राउंड जो हमने कॉपी पेस्ट किया है वो भी इसके साथ साथ चल रहा है, ये देखिए। तो पेन टूल से कोई भी तरह का शेप बना सकते हो, लेकिन जिस लेयर पे आपने पाथ बनाया है उसी पे बनेगा। शेप बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, पेन टूल लीजिए, इसका मोड चेंज कीजिए। पहले मोड क्या करेंगे, शेप लेंगे, शेप लेने के बाद में अब क्या बनाएगा, ये बाय डिफॉल्ट ये शेप ही बनाएगा। ये देखिए काम वैसे ही करना है जिस तरह से हम पाथ बनाने के दौरान कर रहे थे, ठीक है। प्लस माइनस सब होगा इसके अंदर, ये प्लस हो रहा है, ये देखिए ये प्लस हो रहा है। वापस मैं अगर नोट पे क्लिक करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस। वहां से लेने की जरूरत भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये ले भी लेता है कि अगर आप नोड पे क्लिक करते हो तो अगर ऑलरेडी नोड है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर नोड नहीं है तो वो प्लस हो जाएगा। नहीं होता है तो आप वहां से ले सकते हो टूल बॉक्स में से। किसी नोड में आपने ये स्ट्रेट स्ट्रेट बनाया है, बाकी पे आपने कर्व दिया है इस तरह से, तो जो अपोजिट में हमने जो नहीं बनाया है उसमें अगर कर्व अप्लाई करना हो तो कन्वर्ट पॉइंट टूल लेकर के इस शेप का हम ऐसे कर्व अप्लाई कर सकते हैं। ये पेन टूल के फीचर्स हैं। ये जो है फ्री फॉर्म, फ्री हैंड लासो टूल होता है ना, वैसे ये फ्री हैंड बना देगा। ये तक काम नहीं आएगा, जो काम आएगा वो ये चीज आएगी, हमने परफेक्ट शेप बनाना है। फिर है कर्वेचर पेन टूल, इसमें ऑलरेडी कर्वेचर आएगा, यहां से मैंने क्लिक किया, ओके। अब नेक्स्ट क्लिक करता हूं, ये यहां पर मैंने यहां क्लिक करके माउस को यहां लाता हूं, ये देखिए कर्व आ गया। क्लिक किया यहां सीधा, लेकिन कर्व आएगा। क्लिक किया यहाँ पे सीधा, क्योंकि इस टूल का नाम क्या, कर्वेचर। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कर्वेचर अप्लाई कर रखा है, इस वजह से ये कर्वेचर इसमें आ रहा है। तो बाकी के टूल्स क्या है, पेन टूल, फ्री फॉर्म, कर्वेचर, ऐड एंकर, माइनस एंकर एंड कन्वर्ट टू पॉइंट, सीधी लाइन को कर्व में कन्वर्ट करना। ये हम शेप में भी कर सकते हैं और ये हम पाथ में भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बने बनाए हैं रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, लाइन टूल, कस्टम शेप। अब हम ये देखते हैं कि जो शेप में हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसके लिए हम डिजाइनिंग के अंदर काम में लेना चाहें, तो इन शेप को हम डिजाइनिंग के अंदर काम में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डब्बा बनाता हूँ एम्बोस्ड, उभरा हुआ, और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखता हूँ। तो क्या करेंगे, शेप टूल पे जाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, एज ए शेप आएगा। आउटलाइन चाहिए नहीं चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, कलर क्या आया, रेड। स्टाइल पैलेट ओपन करेंगे, ये स्टाइल पैलेट में हम जाएंगे, इसमें कुछ बनी बनाई इसकी फोटोशॉप की बेसिक स्टाइल्स है, तो इस पर स्टाइल अप्लाई कर देंगे। नेचुरल स्टाइल है तो नेचुरल वो अप्लाई कर देंगे। और ये मैंने आपको बनाना भी दिखाया है कि आप इसकी स्टाइल खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। कहाँ से बनाएंगे, हाँ तो भर दिया, किसने भरा, हाँ कहाँ से बनाएंगे भाई, कहाँ से बनाएंगे, स्ट्रोक से, ब्लेंडिंग ऑप्शन से है। अरे भाई लेयर पे जाइए आप, जो शेप लेयर बनी है उस शेप लेयर के पास में जो नीचे दे रखा है यहाँ पे लेयर पैलेट में एफएक्स, यहां से बनाएंगे। यहां से देखिए इसने क्या क्या यूज कर रखा है, जो हमने स्टाइल ले रेडीमेड स्टाइल ली है उसमें ये चीज दिखा रही है। मुझे इसको थोड़ा सा थिकनेस कम करनी है, तो देखिए इतने सारे इफेक्ट डाले इन्होंने, इतने सारे डाले हैं। मैंने क्या करना है, एम्बोजिंग का मुझे कम करना है, तो मैं एम्बोजिंग वाले पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये इसका एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से एम्बोजिंग जो दे रखी है 282 दे रखा है, साइज जिसकी दे रखी है 111 पिक्सल, ये मैं कम कर दूंगा। तो मेरे लिए एम्बोज्ड ऐसा एक बॉर्डर टाइप एक बॉक्स बन जाएगा। तो हम स्टाइल खुद बना भी सकते हैं, बनी बनाई यूज भी कर सकते हैं, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट पर भी हम अपनी स्टाइल लगा सकते हैं, और ये हो गया डिजाइन के अंदर काम। तो ये था रेक्टेंगल के बारे में। जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में क्या क्या, फिल है, स्ट्रोक का जो टाइप है, डॉटेड चाहिए, डैश चाहिए, कैसा चाहिए, विड्थ एंड हाइट है। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे कि भी नई लेयर बने या पुरानी लेयर के साथ में कंटिन्यू करें या पुरानी लेयर में माइनस करते हुए करें, ये इनके फीचर्स हैं नेक्स्ट बनाने के। फिर आते हैं अलाइनमेंट पे, ऑब्जेक्ट को आपस में अलाइनमेंट करना हो, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट। जैसे एक नया और बना लेता हूं मैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, फिर एक और बनाया, इस तरह से मैंने मल्टीपल बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला बॉक्स शिफ्ट के साथ ये और ये मैंने चारों लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। लेयर को सेलेक्ट करके चारों को एक साथ लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ, चारों को राइट अलाइन कर सकता हूँ, जो बेस में ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट, चारों को सेंटर में अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। चारों को आपस में टॉप अलाइन करना, तो सब एक दूसरे के टॉप में आ जाएंगे, देखिए। तो टॉप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन्हीं लेयर्स को वापस से बनाता हूँ, और मैं इस बार क्या करता हूँ कि ये ऐसे मैं अलाइन करना चाहता हूँ। तो इन सबका आपस में टॉप अलाइन करना है, कौन सा, ये लाइन का।
तो ये सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ, ये और ये, इन सबको आपस में टॉप अलाइन कीजिए, ये टॉप अलाइन हो जाएंगे। सेंटर कर दूंगा तो सब सेंटर में अलाइन हो जाएंगे वर्टिकली, ठीक है। बॉटम करूंगा तो सब आपस में बॉटम अलाइन हो जाएंगे, इनका बॉटम टॉप और सेंटर अलाइन हो जाएगा, इसके लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन हो जाएंगे। ये अलाइनमेंट के फीचर है जो कि लेयर में कॉमन है, काम आएंगे ये, ठीक है। तो मैं बता रहा था यहाँ पे जो हमने शेप बनाया है वो अलाइनमेंट फीचर वही है जो अभी अपन ने देखा है। ये लेयर का अप एंड डाउन का जो है सीक्वेंस चेंज करने का वो मैंने कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से आपको बताया ही है, ठीक है। यहाँ आती है इसकी प्रॉपर्टी, पाथ की जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट है कि पाथ का जो थिकनेस है वो कितना चाहिए, कलर कैसा चाहिए। अब जब भी मैं बनाऊं तो स्क्वायर ही बनना चाहिए, जब भी मैं बनाऊं पाथ यानी कि शेप तो स्क्वायर ही बनेगा, चाहे जो कर लो आप। आपने ये रेक्टेंगल बनाया था पहले, क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन क्या था, अनकंस्ट्रेंड, जैसा आपने ड्रैग किया वैसा बन जाए। लेकिन अब आपने इसकी सेटिंग्स में जाकर के क्या किया है, चेंज कर दिया है, अनकंस्ट्रेंड से हटा करके आपने ले लिया है इसको स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ही बनेगा। फिक्स आप साइज भी तय कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है लेकिन आपकी साइज का बन रहा है, 1 इंच बाई 1 इंच, 2 बाई 2 इंच, 4 बाई 4 इंच, वो आपकी साइज का बन रहा है। यहाँ पर आप साइज भी फिक्स कर सकते हो कि हमेशा स्क्वायर जो है 15 बाई 15 पिक्सल का ही बनना चाहिए। अब देखिए, क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, ये 15 बाई 15 पिक्सल का ये रहा हमारा साइज, हमारी छोटी है। अच्छा 15 इंच बाई 15 इंच हो गया वो, क्योंकि यूनिट हमारी क्या ले रखी है, इसमें इंचेस ले रखी है फाइल की यूनिट। तो ये क्या करेगा, इंचेस के अंदर बनाएगा। तो यहाँ से हम इसको, ये बार बार ऊपर आ जाता है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए इंच के बजाय यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, पिक्सल लिख लेता हूँ, पीएक्स कर देता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से जो इंच वाला जो था वो अब कन्वर्ट हो गया, अब ये पीएक्स हो गया। क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, ये देखिए 15-15 पिक्सल का बन रहा है। देखिए कुछ भी कर लो, माउस कितना ही लंबा चौड़ा घुमा लो, लेकिन बनेगा फिक्स साइज का ही, ठीक है। पिक्सल में छोटा है तो छोटा दिखाएगा। अब हम आते हैं प्रोपोर्शनल, यानी कि रेशियो मेंटेन करते हुए। मैंने कर दिया 1:2, तो विड्थ क्या रहेगी 1 इंच, हाइट क्या रहेगी 2 इंच। अगर मैं हाइट लेता हूं 4 इंच तो विड्थ क्या हो जाएगी 2 इंच। तो ये प्रोपोर्शनल है, ये हमने फिक्स कर दिया कि भाई ऐसा ही चलेगा, हाइट और विड्थ हमेशा एक और हाइट उसकी डबल रहेगी, 1:2। तो ये रेशियो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, 2:1 भी कर सकते हो। अब विड्थ हमेशा ज्यादा आएगी, हाइट हमेशा कम आएगी। ये देखो, चाहे जितना बड़ा बनाओ विड्थ तो मैक्सिमम ही आएगी और हाइट उसके प्रोपोर्शनेट एक का दे रखा तो एक ही आएगी, 100% आएगी, ठीक है। फ्रॉम सेंटर, अभी तो क्या बन रहा है, कॉर्नर से ड्रैग कर रहे हैं, कॉर्नर से बन रहा है। अगर मैं कर देता हूँ फ्रॉम सेंटर तो क्या करेगा, ये सेंटर से बनाएगा। ये देखिए चारों कॉर्नर आपस में अलग अलग दिशाओं में चारों तरफ जाएंगे, ये देखिए चारों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, ये सेंटर से बनेगा इस तरह से। अभी तो क्या बन रहा था, डायगनली बन रहा था, कोई भी एक कॉर्नर से बन रहा था। ये फीचर सभी जो आने वाले जो शेपिंग है उसके अंदर सेम है। अगर मैं यहाँ राउंडेड लेता हूँ तो सिर्फ एक ही चेंज होगा कि कॉर्नर राउंड आएंगे, बाकी सारे फीचर वही है। देखिए अनकंस्ट्रेंट किया, ठीक है, कॉर्नर इसके राउंड ही आएंगे क्योंकि हमने क्या टूल लिया है, राउंडेड रेक्टेंगल लिया है। अब इसमें राउंडनेस कितनी दे रखी है, 10 पिक्सल्स की दे रखी है। मैं इसको कर देता हूँ 25 पिक्सल। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कर देगा ये, अब जब नया बनाओगे उसमें 25 पिक्सल का रेडियस आएगा उसका कॉर्नर का। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ। नेक्स्ट में जब ड्रॉ करता हूँ मैं रेक्टेंगल तो उसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐसे राउंडेड बटन बना सकते हो। ये सिंपल बटन है, आप क्या कर सकते हो, स्टाइल यूज करके राउंडेड कर सकते हो। जैसे मैंने गया विंडो में, स्टाइल मैंने पैलेट ओपन किया, स्टाइल पैलेट ओपन करने के बाद में मैंने यही वाला इफेक्ट अप्लाई कर दिया इस पर। देखिए तो ये क्या बन गया, राउंडेड बटन बन गया। इस बटन को हम एडिट कर लेते हैं, लेयर पैलेट में जाएंगे, यहाँ से इफेक्ट में जाके इसका जो बेवल एम्बोजिंग का जो फीचर है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। इसकी विड्थ हम 111 से कंट्रोल करते हुए थोड़ा कम कर देंगे। ये बन गया हमारा वेबसाइट के लिए बटन। कलर जो चूज करना है चल कलर चूज कीजिए, और अगर पैटर्न हटाना है पैटर्न हटा दीजिए, ये बन गया बटन। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर हमें बटन्स बनाने हो, ऐसे एम्बोस्ड बटन बनाना हो तो बना करके पीएनजी में सेव करके अगले को जो डेवलपर है, प्रोग्रामर है, जो भी वेबसाइट का, उसको दे सकते हैं। वो इन इमेजेस को यूज कर सकता है अपनी टेबल बना करके वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। हमारा काम तो यहाँ से क्या है, कलरफुल स्टाइलिश बटन बनाना, ये हम इस शेप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये राउंडेड में क्या आया, बाकी फीचर्स तो जो अभी मैंने बताया वो सारे कॉमन ही है, ठीक है। नया क्या है, सिर्फ इसकी पिक्सल राउंडनेस की। एलिप्स जब आते हैं, एलिप्स के अंदर भी क्या है,
सब चीजें ये वही रहेंगी। जो रेक्टेंगल था उसकी जगह क्या आ गया, सर्कल। स्क्वायर की जगह सर्कल आ गया अब यहाँ पे। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन जब बनाते हैं तो पॉलीगॉन के अंदर थोड़ा चेंज है, वो ये है कि एक तो हम रेडियस फिक्स कर सकते हैं कि हमेशा जो है 100 पिक्सल का जो है रेडियस आना चाहिए पॉलीगॉन का। ओके, ये मैंने ले लिया। पॉलीगॉन 100 पिक्सल का ही बनेगा। मैं माउस जितना कितना लंबा ले जाऊं बनेगा 100 पिक्सल का ही, क्योंकि हमने उसकी फिक्स साइज कर दी है। अगर मैं फिक्स साइज नहीं करता हूं, इसको खाली रखता हूं, तो मेरे हिसाब से जितना बनाना है मैं बना सकता हूं। ठीक है। अगर और प्रॉपर्टीज देखनी है, इसमें साइड्स जो दे रखा है 5 दे रखे हैं, 6 साइड का बनाना है तो ये 6 साइड का बना सकता हूँ। और अनकंस्ट्रेंट है तो जो मर्जी है वैसी साइज में आ रहा है ये। ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं, अब मैं चाहता हूँ कॉर्नर इसके राउंडेड आने चाहिए और स्टार बन जाना चाहिए। तो पॉलीगॉन नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, स्टार बनेगा विद राउंडेड कॉर्नर। जब हमने राउंडेड कॉर्नर ले लिया तो एक चीज और है, वो है इंडेंट। अंदर की तरफ जो शार्पनेस आ रही है, वो अंदर की तरफ से शार्पनेस वो भी इंडेंट अंदर की तरफ बढ़ जाए और स्मूथ हो जाए। 50% अंदर की तरफ है, इसको मैं 75% अंदर की तरफ ले लेता हूँ इंडेंट को। अब देखिए 75% अंदर की तरफ बढ़ गया और स्मूथनेस की वजह से राउंड हो गया। तो जो पॉलीगॉन था, उस पॉलीगॉन से हमने ऐसे स्टार बना लिए। इन स्टार में आप ये अप्लाई कीजिए स्टाइल्स को, ये ऐसा स्टाइलिश हो जाएगा। बना लोगे। ये है पॉलीगॉन के शेप्स। यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं, वापस नॉर्मल पे आना है तो ये नॉर्मल पे आ जाएगा, स्टार के बजाय पॉलीगॉन ही बनाएगा। तो अब ये पॉलीगॉन टूल से हम ये 3-4 तरह के शेप्स बना सकते हैं इस पॉलीगॉन की टूल की हेल्प से। लाइन टूल सिंपल लाइन ड्रॉ करने का काम आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लाइन ड्रॉ किया, लाइन का पिक्सल कितना आ रहा है, 1 पिक्सल आ रहा है। तो 1 पिक्सल के बजाय हम यहाँ पे 10 पिक्सल का लेना चाहें तो लाइन जो है 10 पिक्सल में एक एज ए स्क्वायर या रेक्टेंगल की तरह शो करेगी। ये लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो हम पिक्सल बढ़ा करके विड्थ बढ़ा सकते हैं। बाकी इसके जो स्टार्टिंग में एरो लगाना है एरो लगा सकते हैं, एंडिंग में एरो लगाना है एरो लगा सकते हैं। अब देखिए स्टार्ट और एंड एरो आ रहा है, स्टार्ट और एंड बंद कर देंगे तो क्या होगा, एरोज नहीं आएंगे। इसकी एरोज की विड्थ है, लेंथ है, कनेक्टिविटी है, यानी कि एरो अंदर की तरफ कितना गया हुआ होना चाहिए, 25% गया हुआ होना चाहिए। अब इस एरो में इस एरो में आपको फर्क नजर आ रहा है। ये देखिए क्या चीज है, जो हमने एरो टूल लिया है, इस लाइन टूल जो लिया, इस लाइन टूल की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या है, ये कॉन्केविटी, इसकी वजह से आया है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो ऐसा फ्लैट आएगा। ठीक है। ये 500% इसकी विड्थ आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 500% विड्थ आ रही है और लेंथ आ रही है इसकी 1000%। जो भी लाइन बना रहा है उसका अकॉर्डिंग आएगा ये। क्लियर है। तो ये लाइन की प्रॉपर्टीज की हुई बात। अब आते हैं कस्टम शेप, बने बनाए शेप। इसके अंदर ये लिस्ट आ जाएगी, बने बनाए शेप आपको मिल जाएंगे। शेप बना सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, डिफाइन कस्टम शेप में जाकर के आप डिफाइन भी कर सकते हो। आप कोई भी एक ऐसा शेप बने जो आपका बार बार यूज आ रहा है। मान लीजिए कि मैंने पेन टूल से ऐसा एक रफ शेप बनाया, ये पेन टूल लेता हूँ और इसी टूल से एक रफ शेप बना लेता हूँ। ऐसा फ्री हैंड पेन टूल फ्री हैंड लेकर के मैंने ये शेप बनाया। ये शेप मेरे बार बार काम आ रहा है, इसको मुझे ऐड करना है कस्टम शेप की लिस्ट में। तो एडिट मेन्यू में जाएंगे, डिफाइन कस्टम शेप ऑप्शन ऑन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट नहीं कर रखा है। सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, ये देखिए पेन टूल से ही सेलेक्ट करना है इसको तभी ऑन होगा। तो हमने किया पेन टूल से सेलेक्ट, डिफाइन कस्टम शेप। ये कस्टम शेप की लिस्ट में शेप 316 नंबर के नाम से सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कस्टम शेप लेते हो तो आप इस लिस्ट को चेक कीजिए, ये रहा आपका वो शेप। आपको सिंपली क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना ही है। कस्टम शेप इसकी लिस्ट में ऐड करना है यहाँ पे। ये जो बने बनाए फोल्डर हैं इसके खुद के अपना जो लोड होगा वो कस्टमाइज, ये खाली एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे लोड होगा। तो यहाँ से हम शेप्स ले सकते हैं। इन शेप्स को हमारी डिजाइन में जैसा यूज करना चाहें, जहाँ पे भी रख करके बनाना चाहें, वैसा हम इसको यूज करके बना सकते हैं। ये डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका पाथ का शेप का टूल का रोल है। हमने आज क्या देखा है, पेन टूल देखा है, प्लस पाथ और शेप देखे हैं, और ये कुछ शेप देखे, इनकी प्रॉपर्टी देखी है। साथ ही साथ में हमने ये 3 टूल देखे, ब्लर, शार्पन और स्मज टूल। काफी सारा हो गया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कल प्रैक्टिकल डे में। ठीक है।